नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की कंज्यूमर कमीशन प्रणाली के बारे में। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। खासकर वो जो 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, हाँ, उसके बाद क्या बदला है। बिल्कुल। और हमारी जो ये बातचीत है, ये एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है इंडियन पॉलिटी, हाँ। उसके एक हिस्से पर आधारित है। उसमें इन कमीशंस की बनावट, उनके कामकाज, इस सब पर काफी अच्छी जानकारी है। हाँ, काफी डिटेल में दिया है। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि अगर किसी कंज्यूमर को, मतलब ग्राहक को, कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं, ये कमीशंस कैसे मदद करते हैं। देखिए, ये कमीशंस बहुत जरूरी हैं। ये कंज्यूमर्स को एक आप कह सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव मंच देते हैं अपनी शिकायतें सुलझाने का। अदालतों के अलावा। हाँ, बिल्कुल। इन्हें क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज कहते हैं, मतलब कुछ कोर्ट जैसी पावर होती है इनके पास। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक। जी। आम लोग तो इन्हें कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट ही कह देते हैं। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट नाम ज्यादा सुना है। जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो 2019 वाला नया कानून है, उसने 1986 वाले पुराने कानून को रिप्लेस किया। हाँ, बिल्कुल। 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब लागू है। तो क्या इसमें भी वो जो पहले वाला 3 लेवल का स्ट्रक्चर था वही है या कुछ बदला है? नहीं, वो स्ट्रक्चर, वो त्रिस्तरीय ढांचा वो बना हुआ है। अच्छा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए वही 3 लेवल हैं। कौन कौन से हैं वो 3 लेवल, जरा बताएंगे? सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, जिले के लेवल पर। फिर स्टेट लेवल पर है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मतलब स्टेट कमीशन। ओके। और फिर सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यानी नेशनल कमीशन। तो मतलब पूरे देश में फैले हुए हैं ये? कितने होंगे करीब? हाँ, एक पूरा नेटवर्क है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। 678 काफी हैं। हाँ, और 35 स्टेट कमीशन है, और इन सब के टॉप पर है नेशनल कमीशन, जो कि 1988 में ही बन गया था। काफी पुराना है नेशनल कमीशन तो। जी। तो नेटवर्क काफी फैला हुआ है ताकि लोगों की पहुंच हो सके। ठीक है, तो समझने के लिए क्यों ना हम सबसे ऊपर वाले लेवल से शुरू करें, नेशनल कमीशन से। हाँ, NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इसे बनाता कौन है और ये है कहाँ? इसे केंद्र सरकार स्थापित करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। और ये आमतौर पर नेशनल कैपिटल रीजन मतलब NCR दिल्ली से काम करता है। पर अगर केंद्र सरकार को लगे तो वो देश के दूसरे हिस्सों में इसकी रीजनल बेंचेस भी खोल सकती हैं। अच्छा, मतलब दिल्ली के बाहर भी ब्रांच हो सकती है? जी बिल्कुल। और इसमें होता कौन कौन है, मतलब मेंबर्स वगैरह? इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष। जी। और कम से कम 4 और मेंबर होते हैं। बल्कि 2020 के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से मेंबर्स की संख्या 11 तक भी हो सकती है। 11 तक? और कोई खास बात? हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन मेंबर्स में कम से कम एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। ये अच्छी बात है। जी। और इन्हें चुनता कौन है, प्रेसिडेंट और मेंबर्स को? कोई खास तरीका है? हाँ, इनकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करती है, लेकिन एक कमिटी की सिफारिश पर। अच्छा, कौन सी कमिटी? उसे कहते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। ओके। और इस कमिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो या तो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, CJI, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जिन्हें CJI नॉमिनेट करें। अरे वाह, मतलब काफी हाई पावर कमिटी है ये। जी, ये दिखाता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस कितना सीरियस है। और मेंबर बनने के लिए कोई उम्र या क्वालिफिकेशंस की शर्त भी है? हाँ, क्वालिफिकेशंस तो हैं ही, पर एक जरूरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट के लिए उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए। 50 साल कम से कम? जी, और इनका कार्यकाल मतलब टर्म 4 साल का होता है। अच्छा। या फिर उम्र की भी सीमा है, प्रेसिडेंट के लिए 70 साल और मेंबर्स के लिए 67 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 4 साल या फिर एज लिमिट तक। हाँ, और एक और चीज, अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी या सर्विस कंडीशंस में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। अच्छा, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। बिल्कुल, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। समझ गई। ये तो हुई बनावट और नियुक्ति की बात। अब आते हैं शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, इनके काम पर। मतलब ये किस तरह के केस सुनते हैं, इनका ज्यूरिसडिक्शन या दायरा क्या है? हाँ, ज्यूरिसडिक्शन। नेशनल कमीशन के पास मेनली 3 तरह के ज्यूरिसडिक्शंस हैं। 3 तरह के? कौन कौन से? पहला है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब आर्थिक दायरा। कितने पैसे तक के मामले यहाँ सुने जाएंगे। अच्छा, पैसों वाला मामला। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 2019 का जो एक्ट था
उसमें लिखा था कि नेशनल कमीशन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के गुड्स या सर्विसेज वाले केस सुनेगा। 10 करोड़, वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी बड़ी रकम थी। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने रूल्स के जरिए इस लिमिट को कम कर दिया। ओह, कितना कर दिया? अब ये लिमिट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब अब 2 करोड़ से ऊपर के मामले सीधे नेशनल कमीशन में सुने जा सकते हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। 10 करोड़ से सीधा 2 करोड़। ऐसा क्यों किया होगा, कोई अंदाजा? हो सकता है इसका एक कारण ये हो कि मामलों का बोझ थोड़ा नीचे के कमीशंस पर भी जाए, या शायद बड़े मामलों पर ज्यादा फोकस करना हो। असल वजह तो खैर सरकार ही बता सकती है, पर यह बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो जानना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आर्थिक दायरा। बाकी दो कौन से हैं? दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपीली जुरिसडिक्शन। जी, मतलब अगर कोई किसी स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। अच्छा, स्टेट कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। हाँ, और इसके अलावा एक नई बॉडी बनी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी CCPA। CCPA, ये क्या है? ये भी 2019 एक्ट के तहत बनी है। ये कंज्यूमर्स के राइट्स को कलेक्टिवली देखती है, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह। अच्छा, ये रेगुलेटर जैसी है। हाँ, एक तरह से। तो CCPA अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो उसके खिलाफ अपील भी नेशनल कमीशन सुन सकता है। ओके, तो स्टेट कमीशन और CCPA दोनों के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील यहाँ हो सकती है। जी। और तीसरा है रिविजनल जुरिसडिक्शन, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। रिविजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नेशनल कमीशन किसी भी स्टेट कमीशन में चल रहे या तय हो चुके केस के रिकॉर्ड मंगाकर देख सकता है। अच्छा। और अगर उसे लगता है कि स्टेट कमीशन ने अपने जुरिसडिक्शन का गलत इस्तेमाल किया, या जहां इस्तेमाल करना चाहिए था वहां नहीं किया, या फिर गैर कानूनी तरीके से काम किया है, तो नेशनल कमीशन उसमें दखल दे सकता है और सही ऑर्डर पास कर सकता है। ये एक तरह की निगरानी है, आप कह सकते हैं। सुपरविजन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या इनके अलावा भी कोई और पावर्स है नेशनल कमीशन के पास? हाँ, कुछ और भी जरूरी पावर्स हैं। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी शर्तें कंज्यूमर के लिए बहुत अनफेयर हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक तरफा हैं। हाँ, कई बार होता है ऐसा। तो कमीशन ऐसी शर्तों को रद्द कर सकता है, उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अरे वाह, ये तो बड़ी पावर है। जी, और वो अपने ही दिए हुए फैसलों को रिव्यू भी कर सकता है, मतलब दोबारा देख सकता है अगर रिकॉर्ड में कोई साफ साफ गलती नजर आ रही हो तो। अपने ही फैसले को रिव्यू करना। हाँ, अगर कोई एरर हो जो बिल्कुल स्पष्ट हो। और क्या ये केस को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं? बिल्कुल। अगर जरूरत लगे तो नेशनल कमीशन किसी शिकायत को एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, इंटर स्टेट ट्रांसफर। हाँ, या एक स्टेट कमीशन से दूसरे स्टेट कमीशन में भी ट्रांसफर कर सकता है। ओके। और हाँ, एक और बात, नेशनल कमीशन का सभी स्टेट कमीशंस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब कामकाज पर नजर रखना। हाँ, जैसे उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कितने केस निपटाए उसकी रिपोर्ट मांगना, ये देखना कि सुनवाई की प्रक्रिया सब जगह एक जैसी हो, ताकि पूरे देश में सिस्टम ठीक से चले, पर उनकी जो क्वाजी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो बनी रहती है। समझ गए। और मान लीजिए कोई नेशनल कमीशन के फैसले से भी खुश नहीं है, तो फिर कहाँ जाए? तो फिर आखिरी रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ओके, तो फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में। जी। ठीक है, ये तो हुई नेशनल कमीशन की पूरी कहानी। अब आते हैं बीच वाले लेवल पर, स्टेट कमीशन। हाँ, राज्य आयोग। इसे कौन बनाता है? इसे राज्य सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट। और ये आमतौर पर राज्य की राजधानी में होता है, कैपिटल सिटी में। हाँ, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो स्टेट कमीशन से सलाह करके राज्य में कहीं और भी इसकी बेंच खोल सकती है। ठीक है, और इसकी बनावट और नियुक्ति क्या नेशनल कमीशन जैसे ही है? स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर होते हैं। अच्छा। मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या केंद्र सरकार तय करती है। नियुक्ति वगैरह के नियम भी केंद्र सरकार ही बनाती है, लेकिन इनकी सैलरी और भत्ते वो राज्य सरकार तय करती है। ओके, ये फर्क है। तो अब इसके दायरे की बात करते हैं, खासकर पैसों वाला दायरा, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। हाँ, यहाँ भी 2021 में बदलाव हुआ है। अच्छा, यहाँ भी? जी, 2019 के एक्ट में लिमिट थी 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन 10 करोड़ तक। 1 करोड़ से 10 करोड़। हाँ, लेकिन 2021 के रूल्स के हिसाब से अब स्टेट कमीशन उन शिकायतों को सुनता है जहां गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, लेकिन 2 करोड़ रुपए तक हो। 50 लाख से 2 करोड़। नेशनल का था 2 करोड़ से ऊपर। जी, तो 50 लाख से 2 करोड़ वाले मामले अब स्टेट कमीशन के पास जाते हैं। ठीक है। और अपील सुनने का दायरा?
एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन? स्टेट कमीशन अपने राज्य के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं, उनके ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सुनता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपील। हाँ, और इसके लिए टाइम लिमिट 45 दिन है। 45 दिन। नेशनल में 30 दिन थी। जी और रिवीजन वाला, रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन? हाँ, वो भी है। स्टेट कमीशन अपने नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कमीशंस के मामलों में उसी तरह रिवीजन कर सकता है जैसे नेशनल कमीशन स्टेट कमीशंस के मामलों में करता है। यानी ज्यूरिसडिक्शन का गलत इस्तेमाल वगैरह होने पर। बिल्कुल वही आधार है। और क्या स्टेट कमीशन के पास भी वो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना या केस ट्रांसफर करना? हाँ बिल्कुल, स्टेट कमीशन भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को रद्द कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है और राज्य के अंदर मामलों को एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ट्रांसफर भी कर सकता है। अच्छा, राज्य के अंदर ट्रांसफर? जी। और उसका अपने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट कमीशंस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट कमीशन। अब आते हैं सबसे निचले लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हाँ, जिला आयोग। ये हर जिले में होता है। हर जिले में एक? कम से कम एक। राज्य सरकार हर जिले में इसे स्थापित करती है और जरूरत समझे तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से सलाह करके एक जिले में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बना सकती है। अच्छा, जरूरत के हिसाब से। और इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं और कम से कम 2 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर। स्टेट और नेशनल में 4 थे मिनिमम। हाँ, यहाँ मिनिमम 2 है, मैक्सिमम संख्या केंद्र सरकार तय करती है। और वही नियुक्ति के नियम केंद्र सरकार और सायली भत्ते राज्य सरकार तय करती है। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का आर्थिक दायरा, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, इसमें भी बदलाव हुआ होगा? हाँ बिल्कुल हुआ। 2019 के एक्ट में ये लिमिट थी 1 करोड़ रुपए तक। 1 करोड़ तक? जी। लेकिन 2021 के नियमों ने इसे काफी कम कर दिया। अब ये लिमिट है 50 लाख रुपए तक। 50 लाख। ओके, तो अब 50 लाख तक के कंज्यूमर मामले सीधे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बदलाव तो जबरदस्त है। तीनों लेवल पर लिमिट्स कम हो गई। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ से 50 लाख पर आ गया। स्टेट कमीशन 1 से 10 करोड़ की जगह अब 50 लाख से 2 करोड़ पर। सही। और नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ऊपर की जगह अब 2 करोड़ से ऊपर। जी, 2021 के रूल्स ने इन आर्थिक सीमाओं को काफी नीचे ला दिया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन काम कहाँ से करता है? जाहिर है जिले में, पर कहीं खास जगह? आमतौर पर तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, पर राज्य सरकार चाहे तो स्टेट कमीशन से सलाह करके इसे जिले में कहीं और से भी काम करने की परमिशन दे सकती है। अच्छा। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है अगर रिकॉर्ड में कोई साफ गलती हो। ठीक है। तो अगर हम 2021 के बाद की स्थिति को एक बार समराइज करें तो ये पैसों वाली लिमिट्स अब क्या है? हाँ, संक्षेप में 2021 के नियमों के हिसाब से अब ये हैं। बताइए। जिला आयोग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 50 लाख रुपए तक के मामले। ओके। राज्य आयोग, स्टेट कमीशन 50 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए तक के मामले। राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले। ये जानना बहुत जरूरी है किसी भी कंज्यूमर के लिए कि उसे अपनी शिकायत लेकर जाना कहाँ है। जी बिल्कुल, इसी से तय होगा कि पहला कदम कहाँ रखना है। ये जो 2021 में लिमिट्स कम की गई, इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद अब ज्यादातर मामले डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ही निपट जाएंगे। नेशनल कमीशन पर बोझ कम होगा। हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही लगता है। शायद मकसद यही था कि लोगों को न्याय के लिए ज्यादा दूर या ऊंचे लेवल पर ना जाना पड़े और केस जल्दी निपटे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इससे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशंस पर काम का बोझ अचानक से बहुत बढ़ गया हो। हाँ, ये भी मुमकिन है, जिसके अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर आज हमने भारत की इस 3 स्तरीय कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम को समझा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। जी। हमने देखा कि 2019 के एक्ट ने और खासकर 2021 के रूल्स ने इनकी बनावट और खास तौर पर इनके आर्थिक दायरे को कैसे बदला है। हाँ, और ये पूरा सिस्टम डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि कंज्यूमर्स को, मतलब आम ग्राहकों को, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उसका हल पाने के लिए एक आसान और असरदार मंच मिले। जी। ये जो आर्थिक सीमाओं में बदलाव है, ये शायद मामलों के बोझ को और बेहतर तरीके से बांटने की एक कोशिश हो सकती है। हालांकि इसका असली असर क्या हुआ है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है। एक सवाल मन में उठता है जी, कि ये जो कंज्यूमर कमीशंस के आर्थिक दायरे की सीमाएं 2021 में इतनी कम कर दी गईं, इसका जमीनी हकीकत में क्या असर हुआ होगा?
क्या इससे सच में कंज्यूमर्स के लिए न्याय पाना आसान और तेज हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने निचले और बीच वाले कमीशंस पर इतना बोझ डाल दिया कि मामले अब और ज्यादा खिंच रहे हैं, या इसके कुछ और ऐसे नतीजे हुए हों जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया था? ये बहुत वैलिड सवाल है। हाँ, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।